गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये बायोडाइवर्सिटी का थर्ड वीडियो है। बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के दो वीडियो मैं ले चुका हूँ। थर्ड वीडियो ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर का, जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। टॉपिक का नाम है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ स्पीसीज। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज लैटिट्यूड पे घटती है या बढ़ती है, ये देखना है। क्या अर्थ है? ये बीच में लाइन जा रही है, इक्वेटर है ये पोल है। इधर जाने को बोलते हैं लैटिट्यूड पे जाना। अर्थ जो होती है उसके सेंटर को इक्वेटर बोलते हैं। अर्थ के सेंटर को बोलते हैं इक्वेटर, किनारे पोल होते हैं। इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो लैटिट्यूड पे जाना बोलते हैं। तो लैटिट्यूड पे जाएंगे तो स्पीसीज घटेगी या बढ़ेगी, ये बताना है। वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम बोलेंगे अर्थ के सेंटर को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज मैक्सिमम होती है, और जब लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे तो घट जाएगी। जो नंबर ऑफ स्पीसीज आर मैक्सिमम एट इक्वेटर। बीच वाला ऐसा इक्वेटर है, यहां स्पीसीज मैक्सिमम है, इक्वेटर और इन ट्रॉपिकल एरिया। बीच वाला ऐसा इक्वेटर है, इसके साइड में ट्रॉपिकल एरिया है। बीच का ऐसा इक्वेटर है, साइड में ट्रॉपिकल एरिया है। बीच का ऐसा इक्वेटर है, साइड में ट्रॉपिकल एरिया है। यहां पर स्पीसीज मैक्सिमम होती है। पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर डिक्रीज होगा। इफ वी मूव टुवर्ड पोल्स देन स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज इज डिक्रीज्ड। बीच वाला ऐसा इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरिया, किनारे में जाएगा स्पीसीज का नंबर घटेगा। एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कोलंबिया जो है, ये इक्वेटर में पड़ता है। अच्छा, कैलिफोर्निया 41 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। कैलिफोर्निया पड़ता है, न्यूयॉर्क पड़ता है। मैं चेक कर लेता हूं। कैलिफोर्निया पड़ता है, न्यूयॉर्क। कैलिफोर्निया नहीं, न्यूयॉर्क। और ग्रीनलैंड पड़ता है 71 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। कोलंबिया पड़ता है इक्वेटर में, बीच में, धरती के बीच में पड़ता है कोलंबिया। न्यूयॉर्क पड़ता है ऊपर की तरफ 41 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, और 71 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है ग्रीनलैंड। इक्वेटर पे पड़ता है कोलंबिया, ऊपर की तरफ 41 डिग्री पे पड़ता है। 41 का मतलब लैटिट्यूड बढ़ गया है, न्यूयॉर्क। और जरा लैटिट्यूड पे जाएंगे, पोल पे जाने को लैटिट्यूड पे जाना बोल रहे हैं। पोल पे जाएंगे 71 डिग्री नॉर्थ पहुंच जाएंगे हम। जो स्पीसीज डिक्रीज होगी। बर्ड्स की स्पीसीज पता है कहां, इन तीनों एरिया में कितनी है? कोलंबिया में 4100 बर्ड स्पीसीज, यहां है 105 स्पीसीज बर्ड स्पीसीज, यहां है 56 बर्ड स्पीसीज। ठीक है। इक्वेटर पे बर्ड्स की स्पीसीज है 1400। कितनी ज्यादा है? 41 डिग्री नॉर्थ पे गए तो 105 बर्ड्स, 105 बर्ड स्पीसीज घट गई। 14 से 105 हो गई। और 71 पे गए तो और घट गई। बर्ड की स्पीसीज होगी 56। इक्वेटर से पोल की तरफ गए, बर्ड्स की स्पीसीज डिक्रीज होती चली गई। तो हो गया ना। इक्वेटर से हम पोल की तरफ ज्यादा स्पीसीज डिक्रीज होती है, हमने देख लिया एग्जांपल। और एग्जांपल,
बर्ड की स्पीसीज इंडिया में कितनी है? इंडिया में बर्ड स्पीसीज 1200 होती है। पूरे इंडिया में 1200 बर्ड स्पीसीज है। साउथ अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहां का डाटा लेता हूं, वहां कितनी स्पीसीज है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहां कितनी स्पीसीज है? किस स्टेट? सुनो, बर्ड्स की स्पीसीज है 1300। अच्छा, 427 है एम्फीबिया की, और 427 है मैमल की, और रेप्टाइल की है 378, और फिशेस की है 3000, फिशेस की है 3000। प्लांट की है 40,000, इनवर्टिब्रेट की है 1,25,000। ये डाटा बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, जो वो याद करने पड़ेंगे। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट का डाटा है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। इन फॉरेस्ट में 1300 टाइप के बर्ड्स हैं जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। एम्फीबिया और मैमल 427 टाइप के एम्फीबिया मैमल एक फॉरेस्ट के अंदर। एम्फीबिया भी 427 स्पीसीज नंबर में नहीं, स्पीसीज का नंबर है ये, जो लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, ऐसे 427 टाइप के एनिमल मिलेंगे। बर्ड्स, स्पैरो, पिजन, क्रो, इस तरह 1300 बर्ड्स मिलेंगे। रेप्टाइल 378, बीच में पानी भी है, वहां पानी में 3000 स्पीसीज, 40,000 टाइप के प्लांट्स अमेजन रेन फॉरेस्ट में, और इनवर्टिब्रेट 125,000 स्पीसीज, 10 लाख स्पीसीज टोटल है इनवर्टिब्रेट की, जिसमें से अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट में 1.25 लाख स्पीसीज है। ये कुछ स्पीसीज का डाटा था। अगला टॉपिक है ट्रॉपिकल एरिया में बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों मिलती है? वाई मोर स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? Than temperate species, than temperate or other areas. ट्रॉपिकल जो जंगल है वहां पर टेम्परेट जंगल से या और दूसरे एरिया से स्पीसीज ज्यादा क्यों मिलती है? सबसे ज्यादा स्पीसीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है। रीजन क्या है? ट्रॉपिकल में स्पीसीज ज्यादा क्यों है और एरिया की बजाय? एक तो मोर लाइट, हेंस मोर प्रोडक्टिविटी, सो मोर स्पीसीज। ट्रॉपिकल एरिया में धूप बहुत ज्यादा होती है, धूप ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्पीसीज ज्यादा मिलेंगी। जो जिस एरिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, स्पीसीज ज्यादा होती है। ज्यादा धूप की वजह, ट्रॉपिकल एरिया में धूप ज्यादा है इसलिए फोटोसिंथेसिस ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा इसलिए स्पीसीज ज्यादा। एरिया लगभग यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन लगभग यूनिफॉर्म है। कैसे यूनिफॉर्म है? टेम्परेट की तरह से नहीं, कभी गर्मी होगी भारी, कभी सर्दी होगी, कभी कैसा मौसम,
एक जैसा मौसम शुरू से लेकर लास्ट तक रहता है ट्रॉपिकल एरिया का। यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन, बारिश भी लगातार पूरी साल चलेगी, धूप भी उतनी ही मिलेगी, गर्मी भी उतनी रहेगी, लगभग यूनिफॉर्म एनवायरमेंट है ट्रॉपिकल एरिया का। यूनिफॉर्म एनवायरमेंट में ज्यादा स्पीसीज मिलती है। अच्छा, in tropical area no mass extinction in the पास्ट में कभी ऐसा टाइम नहीं गया जब बहुत ज्यादा स्पीसीज खत्म हुई हो। और जगह ऐसी हैं जहां पे पास्ट में बहुत ज्यादा स्पीसीज एक साथ खत्म हुई है। जब बहुत ज्यादा स्पीसीज एक साथ खत्म होगी तो स्पीसीज का नंबर कम हो जाएगा। इस तरह का मास एक्सटिंक्शन का मतलब था एक साथ कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाना। ऐसा ट्रॉपिकल एरिया में पास्ट में नहीं हुआ कभी भी। तो इसलिए स्पीसीज का नंबर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। पास्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा स्पीसीज एक साथ खत्म हो जाती, तो हो सकता है नंबर ऑफ स्पीसीज आज कम मिलती। तो ये रीजन है, पास्ट में स्पीसीज खत्म नहीं हुई, बहुत ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई, इसलिए आज ज्यादा मिलती है। ज्यादा स्पीसीज इसलिए भी है क्योंकि एनवायरमेंट में चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म एनवायरमेंट में ज्यादा स्पीसीज मिलती है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अच्छा, अब है अगला कर्व बनाना होता है। एरिया स्पीसीज रिचनेस, ये टॉपिक लेंगे। एरिया स्पीसीज रिचनेस, एक जर्मनी का नेचुरलिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एरिया स्पीसीज रिचनेस, एरिया स्पीसीज रिचनेस, जर्मनी का नेचुरलिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसने स्टडी किया कि जितना ज्यादा एरिया स्टडी करोगे तो उतनी ही स्पीसीज ज्यादा मिलेगी आपको। जो थोड़ा एरिया स्टडी करोगे थोड़ी स्पीसीज मिलेंगी, ज्यादा एरिया स्टडी करोगे तो स्पीसीज उसमें ज्यादा मिलेंगी। तो एक कर्व बनाया है इन्होंने, जो इधर ले लिया एरिया, इधर ले ली स्पीसीज रिचनेस, दो कर्व आएंगे ऐसे। इस कर्व को क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे एरिया स्टडी करते गए स्पीसीज रिचनेस बढ़ती गई। इस कर्व की इक्वेशन है S = CA/Z। इस कर्व की इक्वेशन है log S = log C प्लस Z log A। S = CA/Z, ये इक्वेशन इस ऊपर वाले कर्व की है। नीचे वाले कर्व की इक्वेशन है log S log C Z log A। इसमें S का मतलब क्या है? स्पीसीज रिचनेस। A का मतलब एरिया है, और Z है इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट। Z है रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको स्लोप ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। ये याद ही करना होगा बेटा आपको। अगर एग्जाम में आ जाए स्पीसीज रिचनेस एरिया में कर्व बनाओ तो एक लाइन ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो। इसकी इक्वेशन लिखो S = CA/Z
इसकी इक्वेशन देखो, log s log c z log a। फिर बता दो, s स्पीशीज डिस्टेंस है, a एरिया है, c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, और z का वैल्यू है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप। कि z की वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है कि z की वैल्यू कितनी होती है, जो z की वैल्यू बता रहा हूं कितनी होती है। z की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है फॉर मोलस्का इन न्यूयॉर्क, प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 होती है, चाहे मोलस्का के न्यूयॉर्क की ले लो वैल्यू, चाहे प्लांट इन ब्रिटेन। कर्व बना लो, जैसे बर्ड्स ले लिए, एक तरफ बर्ड्स की स्पीशीज ले ली, कर्व बनाया ऐसे, इधर एरिया लेकर बर्ड्स की स्पीशीज ली, ऐसे कर्व आ गया। तो जेड की वैल्यू इस कर्व में कितनी आएगी? बर्ड्स, कैलिफोर्निया के बर्ड्स में जेड, बर्ड्स की स्पीशीज ली, एरिया लिया, कर्व ये आ गया। इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी बर्ड्स में? 0.1 से 0.2। ये कर्व अगर प्लांट का होता, ब्रिटेन में प्लांट स्टडी किए, एक तरफ एरिया ले लेकर स्पीशीज डिस्टेंस, कर्व आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 से 0.2। इसके अलावा जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है फॉर लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स, पूरे महाद्वीप के ऊपर स्टडी करेंगे। स्पीशीज रिचनेस, बहुत बड़े एरिया की स्पीशीज रिचनेस ले तो जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 आएगी। बहुत बड़े एरिया की स्पीशीज रिचनेस ले तो 0.6 से 1.2 आएगी वैल्यू, जो बड़े एरिया की। जो अगर फ्रूगिवोर्स बर्ड्स एंड मैमल्स ले ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, वैल्यू आएगी 1.15। फ्रूट खाने वाले बर्ड्स और मैमल्स की वैल्यू ले, फ्रूट खाने वाले बर्ड्स मैमल्स की वैल्यू ले तो उनकी वैल्यू आएगी 1.15। तो ये कर्व है जो याद करना था, जो है पता नहीं एक वैल्यू लिए इसमें 0.6 1.2। जब ये जेड वैल्यू ये इतनी आए तो कर्व को स्टिपर बोलते हैं। स्टिपर का मतलब पता नहीं क्या है। एक हाइपोथेसिस है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस क्या होती है? जो क्या होती है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस? ये पॉल एरलिच ने दी थी। इट वॉज गिवन बाय पॉल एरलिच। ये हाइपोथेसिस बोलती है, बोला जो एरोप्लेन होती है उसमें कुछ पाइप होते हैं जिनको रिवेट बोलते हैं। रिवेट आर प्रेजेंट इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में कुछ पाइप होते हैं जिनको रिवेट बोलते हैं। एरोप्लेन में से रिवेट निकाल दो, अगर एरोप्लेन में से रिवेट निकाल दो तो एरोप्लेन की फ्लाइट अफेक्ट हो सकती है, उड़ने में दिक्कत आ सकती है। If rivet are popped, then flight of the plane is affected. रिवेट पाइप है, कॉपर हटाना। एरोप्लेन में से रिवेट को हटा दो
एरोप्लेन की फ्लाइट अफेक्ट हो, उड़ना अफेक्ट हो जाएगा, इसका एरोप्लेन का उड़ने में दिक्कत आ सकती है एरोप्लेन में जो। उसी तरह से स्पीसीज भी रिवेट की तरह से होती है, जो स्पीसीज भी रिवेट की तरफ से होती है, अगर खत्म होगी तो इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकता है। स्पीसीज आर लाइक रिवेट, स्पीसीज रिवेट की तरह होती है, अगर स्पीसीज को हटा देंगे तो इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। इफ वी रिमूव स्पीसीज, रिवेट हटाए तो एरोप्लेन की फ्लाइट अफेक्ट होगी, स्पीसीज हटाई तो इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। इफ वी रिमूव द स्पीसीज, इकोसिस्टम इज अफेक्टेड। रिवेट प्लेन में से हटा दो, उसकी उड़ना दिक्कत हो जाएगी, उड़ने में दिक्कत आएगी। उसी तरह से स्पीसीज हटा दो, इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। प्लेन में कुछ रिवेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विंग्स की रिपोर्ट हटाओगे तो बिल्कुल नहीं उड़ा जाएगा, और अंदर के रिवेट हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन विंग्स के रिवेट हटाओगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। उसी तरह से स्पीसीज भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सम रिवेट of aeroplane are more important. For example, wing rivet. इस तरह से in the same way some species are more important. कुछ रिवेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एरोप्लेन में, उसी तरह से कुछ रिवेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एरोप्लेन में, उसी तरह से कुछ स्पीसीज भी इकोसिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये थी रिवेट पोपर हाइपोथेसिस जो पॉल एहरलिच ने दी। डेविड टिलमैन हाइपोथेसिस। डेविड टिलमैन ने क्या कहा था, मैंने ट्रॉपिकल एरिया में ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। ट्रॉपिकल एरिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। डेविड टिलमैन ने उल्टा कहा है, बोला बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। ड्यू टू मोर बायोडाइवर्सिटी देयर विल बी मोर प्रोडक्टिविटी। मैंने कहा था प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है ट्रॉपिकल एरिया में, वो बात भी ठीक है। डेविड टिलमैन बोलता बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है इसलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। रेडी? अब है स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कुछ डाटा। स्पीसीज एक्सटिंक्शन कुछ डाटा है स्पीसीज एक्सटिंक्शन के। रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज, कुछ स्पीसीज है जो थोड़े दिन पहले ही खत्म हुई है। कौन कौन सी? डोडो, मॉरिशियस, एक पक्षी है डोडो,
ये वो बर्ड्स है जो कुछ दिन पहले खत्म हुए, कुछ सालों पहले खत्म हुए। डोडो पक्षी मॉरिशस का था जो खत्म हो गए। क्वेगा अफ्रीका का था। क्वेगा नाम का जो एनिमल है अफ्रीका का था जो खत्म हो गया। थालेसाइन, थाईलेसाइन ऑस्ट्रेलिया का था जो खत्म हो गया। और स्टीलर सी काऊ रशिया की थी। स्टीलर सी काऊ रशिया का एनिमल था, स्टीलर सी काऊ। टाइगर की 3 स्पीसीज थी, बाली, जवान एंड कैस्पियन। बाली, जवान, कैस्पियन, ये 3 टाइगर की स्पीसीज है जो अभी कुछ सालों पहले खत्म हुई है। जो पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज खत्म हो गई। 27 स्पीसीज गॉट एक्सटिंक्ट in past 20 years, last 20 years। पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज खत्म हो गई है। कितनी तेजी से स्पीसीज खत्म हो रही है। जब से धरती बनी है तब से लेके अब तक, इन लास्ट 3 बिलियन ईयर्स, पिछले 3 अरब सालों में, इन लास्ट 3 बिलियन ईयर्स 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मास एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज एक साथ एक्सटिंक्ट होना। 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं 3 अरब सालों में, और छठा चल रहा है फिलहाल। 6 मास एक्सटिंक्शन इज कंटिन्यू। छठा मास एक्सटिंक्शन कंटिन्यू है। और ये जो मास एक्सटिंक्शन फिलहाल जो चल रहा है, फिलहाल जो स्पीसीज खत्म हो रही है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा स्पीसीज खत्म हो रही है पहले की बजाय। दिस एक्सटिंक्शन इज $100 to $1000 times more large। ये 100 से 1000 गुना बड़ा है पहले की मास एक्सटिंक्शन से। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ड्रॉट, ड्यू टू लॉस ऑफ स्पीसीज। ड्रॉट की प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, पैथोजन साइकिल, डिजीज साइकिल आर अफेक्टेड। अगर स्पीसीज इसी तरह से खत्म हुई तो पास्ट फ्यूचर में सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा, पैदावार जो है इस धरती के ऊपर बहुत कम हो जाएगी। जो बीमारियां हो रही है पैथोजन बीमारी को बोलते हैं, तो यहाँ पेस्ट डिजीज हो जाएगा। नए नए टाइप के पेस्ट आएंगे जो फसलों को नुकसान करेंगे, और बीमारियां भी अलग अलग टाइप की आएगी। बीमारियां अलग अलग टाइम पे होगी, डिजीज साइकिल, पेस्ट साइकिल अलग होगी। अब है बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे होती है, ये नोट कर लो।
फिर कराता हूँ बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे होती है। टॉपिक का नाम है काजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण है? चार रीजन है जिससे बायोडाइवर्सिटी मेनली खत्म हो रही है। देयर आर 4 मेन रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन 4 कारण है। इन 4 कारणों को बोलते हैं, these 4 reasons are called evil quadrant। बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के 4 कारण हैं जिनको बोलते हैं इविल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4, इविल मतलब बुराई। 4 बुराई है जो बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती है। अगर एग्जाम में आ जाए मेन रीजन बताओ जो बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का, तो बोलो ह्यूमन। बायोडाइवर्सिटी खत्म करने का मेन रीजन है ह्यूमन। 4 कारण है, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा कारण है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है? वैसे तो ओवरऑल तो ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहा है, लेकिन 4 कारण है। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। चार कारणों में से ये कारण सबसे बड़ा है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। आउट ऑफ द 4 रीजन, 4 कारणों में से इट इज द मेन रीजन। चार कारणों में से बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन कारण ये है, मेन रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन। पहले फॉरेस्ट 14% थे, आज 6% बच गए। जो इन द पास्ट में देयर वर 14% एरिया was covered with forest, but now this area is 6%। पहले 14% एरिया फॉरेस्ट से कवर था, आज 6% है। हैबिटेट मतलब जहां पे एनिमल रहता है वो डिस्ट्रक्शन में खत्म हो गया। एरिया जहां एनिमल रहता है वो एरिया ही खत्म हो गया, फॉरेस्ट ही खत्म हो गया, एनिमल तो मरेंगे। 14% 6% एरिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट इस धरती में 14% थे, 6% है। मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है? ये फॉरेस्ट क्यों काटे जा रहे हैं? फॉरेस्ट कटिंग इज फॉर सोयाबीन एग्रीकल्चर एंड फॉर बीफ एनिमल्स। जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि वहां सोयाबीन की खेती करनी है, और गाय वगैरह को बीफ बोलते हैं, उससे बीफ निकलता है, गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। तो बीफ एनिमल जो है, गाय वगैरह का जहां मांस निकलता है, उन एनिमल को चराना है, उस फॉरेस्ट को काटो और घास उगानी है या खेती करनी है, बीफ एनिमल को बचाना है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब एरिया खत्म होगा जहां एनिमल रहता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों में तोड़ देना, यहां फॉरेस्ट है यहां नहीं है, यहां फॉरेस्ट है यहां नहीं है, यहां फॉरेस्ट है, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन से माइग्रेटरी एनिमल अफेक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या हो रहा है?
जंगल कटेंगे तो माइग्रेटरी एनिमल्स आ सकते हैं। जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। जो पूरा जंगल है तो कहीं घूमो आराम से, कितने भी दूर तक घूमो, लेकिन एरिया टुकड़ों में टूट गया, यहाँ जंगल है फिर नहीं है वहां, फिर वो एनिमल माइग्रेट नहीं कर पाएगा, एक जगह रहना पड़ेगा उसको। बीच में ऐसी जगह जहाँ एनिमल है ही नहीं, ह्यूमन है, मार देगा उसको। तो माइग्रेटरी एनिमल्स जो है वो अफेक्ट होते हैं फ्रेगमेंटेशन से। बड़ा एरिया कंटिन्यूस जंगल है तो आराम से घूमो कितनी दूर तक। जो माइग्रेट नहीं करते उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो छोटे एरिया में भी रह लेंगे। जो तो एक तो था रीजन, ये मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वुमेन जरूरत से ज्यादा मार रहा है जानवरों को, इसकी वजह से भी। जैसे कौन से एनिमल खत्म हुए हैं? पैसेंजर पिजन, एंड स्टीलर सी काऊ। पैसेंजर पिजन मर गया, स्टीलर सी काऊ मर गई। इंसान ने मारी जानबूझ के, बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत मार के चल जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अपनी जरूरत से ज्यादा मारा इनको, स्टीलर सी काऊ को, पैसेंजर पिजन को। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी स्पीसीज खत्म होती है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कई बार बाहर की स्पीसीज आ जाती है, इसलिए जो पहले की स्पीसीज खत्म हो जाती है। बाहर की स्पीसीज पहले की स्पीसीज को खत्म कर देती है। एग्जांपल, इन साउथ अफ्रीका नील पर्च फिश resulted in extinction of cichlid fish. In Victoria Lake. साउथ अफ्रीका के अंदर एक मछली थी नील पर्च, उसको विक्टोरिया झील में छोड़ दिया गया। नील पर्च फिश को विक्टोरिया झील में छोड़ दिया गया। विक्टोरिया झील की खुद की जो फिश थी सिकलेट फिश, वो खत्म हो गई। तो बाहर की स्पीसीज भी कई बार छोड़ दी जाती तो पुरानी स्पीसीज को खत्म कर देती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर वाली स्पीसीज। और एग्जाम्पल, एलियन स्पीसीज का एक एग्जाम्पल तो होगा नील पर्च, एक एग्जाम्पल तो नील पर्च हो गया। और कोई एग्जाम्पल ऐसा, और कौन सी स्पीसीज है जिसने ऐसा किया है? लांटना प्लांट, पार्थिनियम, और कैरेट ग्रास। पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, और इकार्निया या वाटर हाइसिंथ बोल दो चाहे, क्लेरियास, गैरीपाइनस, कैटफिश है ये वो एनिमल है जो इंडिया के कई प्लांट एनिमल को खत्म कर दिया। इस क्लेरियास कैटफिश ने हमारे यहाँ की फिश को खत्म कर दिया। पानी में इकार्निया प्लांट ने पानी के कितने पेड़ों को खत्म कर दिया। पार्थिनियम या कैरेट ग्रास जगह जगह उगी हुई है, पता नहीं कितनी स्पीसीज को खत्म कर गई है। जो फॉरेस्ट में लाइंटना प्लांट मिलता है उसने कितने ही पेड़ों को खत्म कर दिया। जो
बाहर की स्पीसीज भी जो वहां ओरिजिनल स्पीसीज को खत्म कर देती है। चौथा है कोएक्सटिंक्शन। दो स्पीसीज एक साथ खत्म होते को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ टू स्पीसीज टुगेदर। दो स्पीसीज एक साथ खत्म होते को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। जहां म्यूचुअलिज्म है वहां पे दो स्पीसीज एक साथ खत्म होगी। होस्ट खत्म तो पैरासाइट भी खत्म। पैरासाइट कैसे? फिश है और पैरासाइट है। अगर एक फिश खत्म हो जाए तो पैरासाइट का नाम खत्म हो जाएगी। कुछ पैरासाइट होते हैं फिश के ऊपर ही मिलते हैं। फिश खत्म तो पैरासाइट खत्म। ये को एक्सटिंक्शन है। एक एनिमल खत्म हुआ दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट खत्म हो गए। इसके अलावा फिश पैरासाइट, प्लांट एंड पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर खत्म हो जाए प्लांट खत्म हो जाएगा। पॉलिनेशन कौन करेगा? जब पेड़ खत्म हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाए तो पॉलिनेटर फूड कहां से लेगा, नेक्टर कहां से लेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सटिंक्शन होती है। चार रीजन थे जिनको इनइक्वालिटी बोलते हैं। चार स्पीसीज खत्म होने के रीजन थे। अब कुछ डाटा है जो मैं इस बुक में से देख के करा देता हूँ। एनसीईआरटी से चैप्टर हो गया कंप्लीट और अब डिटेल लेंगे। पहले इस चैप्टर से पहले मैं एक और चैप्टर लूंगा जो तुम्हारे टेस्ट में आएगा, अगले टेस्ट में, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। वो बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है, इसलिए अगले टेस्ट में आएगा। वो कराऊंगा मैं। पहले मैं इसके डाटा करा देता हूँ। कितनी स्पीसीज है जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है? कितनी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की थ्रेट या चेतावनी है? 23% मैमल, 12% बर्ड्स, 32% एम्फीबिया, 31% जिम्नोस्पर्म,  ये स्पीशीज खत्म होने की स्टेज पे है। मैमल में 23%, बर्ड्स में 12, एम्फीबिया में 32 और जिम्नोस्पर्म में 31%। ठीक है। इसके अलावा पिछले 500 सालों में, इन लास्ट 500 ईयर्स, 500 सालों में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। 500 सालों में 784 स्पीसीज खत्म हो गई है, जिनमें से 338 तो वर्टिब्रेट की थी, 359 इनवर्टिब्रेट की थी, 87 प्लांट की थी। जो पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज खत्म हो गई। 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट की स्पीसीज खत्म हो गई। ये टॉपिक थे जो एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो डिटेल बाद में लूंगा इस चैप्टर की। पहले जो चैप्टर तुम्हारा आएगा एलन की टेस्ट सीरीज में वो कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ये मैं लूंगा। जो इस चैप्टर को यही फिनिश करते हैं, खत्म हो गया ये चैप्टर। नया चैप्टर मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा।